हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू टेल एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के पेपर चल रहे हैं और प्रत्येक दिन कभी कभी पेपर हो रहे हैं और कभी पेपर नहीं हो रहे हैं। जैसे कि आपका 5 और 6 को एग्ज़ाम था, 7 को एग्ज़ाम नहीं था, तो आज आपका एग्ज़ाम है। हमने 5 का आपको बताया था, उस शिफ्ट में मेरा था तो हमने आपको बता दिया था कि कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और आपको क्या पढ़ना है। तो उसको अभी तक आपने नहीं देखा, पहली बात उसको देख लीजिए। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद आज वीडियो में बहुत से दोस्तों के कमेंट मैंने देखे, तो इसीलिए हम ये वीडियो लेके आए कि उनके कमेंट यही थे कि भैया हमको कैसे पेपर सॉल्व करना चाहिए, पेपर सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप अगर सिलेक्ट हुए हैं तो आप किस स्ट्रेटजी से हुए हैं और वहाँ पर क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती है जो आपको एग्ज़ाम देने तक। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, जैसे कि आपके 3 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, अलग अलग शिफ्ट का अलग रिपोर्टिंग टाइम है। अगर पहले से पहुंच गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पहले पहुंचे हैं तो इतना भी लेट नहीं होना कि आपका रिपोर्टिंग टाइम से बाद पहुंचे। रिपोर्टिंग टाइम जैसे सेकंड शिफ्ट का 11:30 बजे है, तो आपको 11:30 बजे या पौने 12 बजे तक पहुँच जाना है। ऐसा भी नहीं करना 12:30 बजे गेट क्लोजिंग के टाइम पहुँचे, तो थोड़ा जल्दी जाना है, या फिर आपको 11 बजे तक पहुंच जाना है, जिससे कि आप वहाँ पे आराम कर सकते हो कुछ देर। इसके बाद जैसे ही आपकी एंट्री होना स्टार्ट होगी तो आप लाइन में लग के एंट्री कराएंगे, तो वहाँ पे आपको जो भी आपका सामान होगा वो जमा हो जाएगा। कोई भी डिजिटल आपको नहीं सामान लेके जाने दिया जाएगा। आपको पेन पेपर भी नहीं लेके जाने दिया जाएगा। पेन पेपर आपको वहीं पे एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, और आपको जो आधार कार्ड है उसको लेके जाना है या फिर पैन कार्ड लेके जाना है। जब यहाँ से चेकिंग होके आधार कार्ड पैन कार्ड आपका चेक होके, नाम होके, स्कैन होके आपको अंदर बता दिया जाएगा कि आपको रूम नंबर इसमें जाना है। रूम नंबर में जाएंगे तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो होगी, थंब इम्प्रेशन होगा। आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड ले जाना कंपलसरी है, क्योंकि जब आप आधार कार्ड लेके जाएंगे तो उसी से आधार कार्ड से ही आपका उसमें जब फ़ोटो होगा तो उसमें आधार कार्ड भरा जाएगा, और थंब इम्प्रेशन है आधार कार्ड से ही आपका वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद जब आप वेरीफाई हो जाएंगे तो आपको एक कंप्यूटर नंबर दे दिया जाएगा। ये आपका कंप्यूटर नंबर है, इस पर आपको बैठना है, उस जहाँ पे जाके आप बैठ सकते हैं। इसके बाद आपको वेट करना है। जब सब बच्चों का थंब इम्प्रेशन और फोटो हो जाएगा तो उसके बाद आपके लिए जब टाइमिंग, जैसे जिसका 11:30 बजे है उसका पेपर स्टार्टिंग टाइमिंग है 12:30 बजे, लेकिन 12:30 बजे कुछ सर्वर इशू होता है और भी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं। इतना पेपर, बड़ा पेपर कराना एक साथ संभव नहीं है, तो फिर भी वो लोग करा रहे हैं। तो वहाँ पे 12:30 बजे हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम है वो करेक्ट 12:30 बजे स्टार्ट ना हो, लेकिन आपके स्क्रीन पर दिखाएगा कि आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। स्क्रीन पर आपको ध्यान देना है, और आपके जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर हैं वो भी आपको बताते रहेंगे कि अब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, आपको अब एग्ज़ाम स्टार्ट करना है। अगर उन्होंने नहीं बताया तो भी आपकी स्क्रीन है उस पर बिल्कुल दिखेगा कि आपका स्क्रीन हुआ है। जैसे अगर स्टार्ट भी होता है तो एकदम वो आएंगे, आप बोल देंगे कि सभी लोग अपना एग्ज़ाम है वो स्टार्ट करिएगा। इसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे तो उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन में आपको हिंदी और इंग्लिश, अगर इंस्ट्रक्शन आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ऑप्शन वहाँ पे हिंदी में आएगा, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में आएगा। जो भी आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहें, जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें तो उसमें पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है वो एग्ज़ाम देने के लिए पूछेगा। वो आपका इंस्ट्रक्शन के लिए हिंदी और इंग्लिश था। नेक्स्ट जब आगे और बढ़ेंगे तो आपको नीचे की तरफ आएगा वो आप एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। अगर आपने इंग्लिश चूज की तो आपके सभी क्वेश्चन हैं वो इंग्लिश में आएंगे, उसमें अदर लैंग्वेज नहीं दिखाई देगी। और इसके बाद अगर आपने हिंदी चूज की तो आपको जो क्वेश्चन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाई देंगे। आपको ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी चुन ली तो केवल हिंदी में दिखाई देंगे, इंग्लिश में नहीं देंगे, वो आपको दोनों में दिखाई देंगे। और अगर आपने इंग्लिश चुनी तो आपको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में दिखाई देंगे। तो इसलिए जो दोस्त हमारे हिंदी में देना चाहते हैं वो हिंदी लैंग्वेज अवश्य चुनें, क्योंकि जो आपके एग्ज़ाम है वो हिंदी में आप चुनेंगे तो आपको इंग्लिश में भी दिखाई देगा। कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अगर उसको आपने नहीं चुना तो आपने नेक्स्ट हो गए तो आपका इंग्लिश में ही नेक्स्ट हो जाएगा, और आपको आगे बढ़ने के बाद आप रिवर्स नहीं आ सकते, इंग्लिश में ही आपको पेपर देना होगा। जब आप आगे बढ़ जाएंगे तो इंग्लिश के चुनने के बाद आपको एक टर्म एंड कंडीशन दिया होगा, उस पर क्लिक करने के बाद आगे बढ़ेंगे
तो फिर वैसे ही आपका पेपर स्टार्ट होगा। पेपर स्टार्टिंग में जैसे कि आपको क्वेश्चन है, क्वेश्चन किसी भी जो सब्जेक्ट वाइज सेपरेट नहीं है। जैसे कि बहुत से दोस्तों के कमेंट थे, भैया हमको ये बता दो कि आप जो क्वेश्चन है वो पहले किसके आ रहे हैं, बाद में किसके आ रहे हैं, आपके किस सेक्शन वाइज आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन है वो सेक्शन वाइज नहीं आते हैं, सभी क्वेश्चन है वो सफल आते हैं। सफल कैसे, जैसे सपोज पहला क्वेश्चन है वो आपका मैथ का है, दूसरा क्वेश्चन है जीएस का है, तीसरा क्वेश्चन फिर मैथ का है, चौथा क्वेश्चन रीजनिंग का है, पांचवा क्वेश्चन जीएस का है। इस प्रकार आपके सफल आते हैं। ऐसा हो सकता है किसी जगह पे आपके 2 या 3 क्वेश्चन मैथ के लगातार आ जाएं, 2 या 3 आपके जीएस के लगातार आ जाएं, या फिर 2-3 आपके जो रीजनिंग है इसके लगातार आ जाएं। और इसके बाद दोस्तों का कमेंट था कि भैया जो क्राइटेरिया रखा गया था कि 40 क्वेश्चन जीएस का और 35 क्वेश्चन इसमें 30 क्वेश्चन आपका मैथ का और 30 क्वेश्चन आपका जो है रीजनिंग का, इसी क्राइटेरिया में आ रहे हैं या फिर कम ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आपको वहाँ पे आप काउंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सफल है, आप भी नहीं जान पाए। लेकिन आप ये मानिएगा अगर कोई भी क्राइटेरिया कोई बनाया जाता है तो सेम उसी पैटर्न पे फॉलो किया जाता है, उसमें कम ज़्यादा नहीं किए जाते। कोई भी आप एग्ज़ाम देना जिसमें अगर उसमें नंबर लिखे होंगे, क्वेश्चन लिखे होंगे कि 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे तो उसमें 15 क्वेश्चन कंप्यूटर से आएंगे। उसमें लिखा होगा 30 क्वेश्चन मैथ से आएंगे तो 30 क्वेश्चन उसमें मैथ से आएंगे। अगर वो एक साथ अगर वो रखेंगे तो बिल्कुल आप काउंट कर सकते हैं, अगर एक साथ नहीं रखेंगे तो आप काउंट नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये मानेगा कि वही क्वेश्चन उतने ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आप तैयार रहना। अब सॉल्व करने की विधि क्या होनी चाहिए, क्योंकि सॉल्व भी आपको ही करना है, वहाँ पे कोई दूसरा नहीं करना है। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो अब आपको सॉल्व करने की विधि बताएं। कुछ क्वेश्चन उसमें हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, जिसको आपने अगर कॉपी पेन पे लिखा तो आप टाइम वेस्ट कर देंगे और लास्ट में आपका टाइम क्वेश्चन है वो छूटने लगेंगे। तो कुछ सिंपल ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको सिर्फ माइंड से ही कैलकुलेट किया जा सकता है। और आपको जो डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था वो 4 का डिविजिबिलिटी से था। तो आपको बता दें कि आपको 2, 3, 4, 5, 6, 9 तक 11 तक आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। क्या क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, कैसे डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड कैसे करते हैं, और मुख्य जो होता है 9 का और 11 का भी होता है कि मुख्य कैसे 9 से डिवाइड करते हैं, किन संख्याओं को 11 से कैसे डिवाइड करते हैं। क्योंकि जब भी आप अगर कोई भी जैसे व्रत हुआ, जिससे पाई वाले जितने भी सवाल हैं उनको आप सॉल्व करेंगे तो आप में 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। अगर वो आता है तो आप बिल्कुल ही आसानी से पेपर कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो लेंथी हैं, जैसे कि उनकी लैंग्वेज इतनी लंबी है लेकिन पेपर है वो क्वेश्चन है बिल्कुल सरल है, तो उनको भी अटेंड करना है। लेकिन कोशिश करना है जितनी फास्ट आप उसको पढ़ सकें और पढ़ने के साथ साथ उसको समझ सकें। ऐसा नहीं है कि आप शुरू से एंड तक पढ़ते आ गए लेकिन आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आप कोई ऐसा समझते हैं जिसको लगता है कि आप कर सकते हैं, पहली बार आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। आपको लगता है क्वेश्चन लंबा है लेकिन हम कर सकते हैं, तो उसमें थोड़ा आपको टाइम देना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि क्वेश्चन है अगर आपने 85 प्लस से कम किए, जो कि एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए, लगभग 80 या 70, 80 के प्लस 1 2 3 होना, प्लस माइनस 2 और 3 होना चाहिए। अगर इतने आपके नंबर हैं तो आप सोचिएगा कि आपको मेंस में बैठने के लिए मिलेगा, अन्यथा आपको मेंस में बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जो कंपटीशन है, वैकेंसी बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप उसमें सॉल्व करेंगे तो आप जीएस है, जीएस में भी क्वेश्चन है वो लंबे आ रहे हैं। आपको स्टेटमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, स्टेटमेंट के 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट में आप टाइम ले सकते हैं, बाद बाकी कोई भी जो प्रश्न है उसको एक बार पढ़ना। अगर जीएस में सिर्फ यही होता है कि आपको आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। आपको आता होगा तो एकदम माइंड आपका क्लिक करेगा कि इसका आंसर ये है, और नहीं आता होगा तो आपका माइंड क्लिक करेगा इसका आंसर, कन्फ्यूजन में हो जाओगे। तो कन्फ्यूजन में होने से अच्छा है कि उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे। और इसी प्रकार
आपको ये नहीं कि आप शुरू में आप बिल्कुल आराम से करते रहे, लास्ट में अंतिम सवाल आपके छूट गए, जिसको आप वहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो यहाँ पे आपकी हार हो जाएगी 100%। चाहे आप शुरू में आप टाइम दे रहे हैं, चाहे बेसिक आप उसको सॉल्व मत करिएगा, जो लगता है कि आप कर सकते हैं उसे मार्क एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे मार्क और नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, एक नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, एक मार्क एंड नेक्स्ट का आता है। अगर आपने मार्क और नेक्स्ट किया तो उस क्वेश्चन को मार्क लग जाएगा, आप कभी भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आपको नहीं आता है तो उसको नेक्स्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, आप नहीं देखेंगे तो उसमें मार्क नहीं लगेगा। जिसमें मार्क लग जाएगा उसको आप दोबारा देखेंगे, देखने में आसानी हो जाएगी, ढूंढने में आसानी हो जाएगी, इसलिए उसको मार्क एंड नेक्स्ट करना है। इसके बाद सेव और नेक्स्ट करना है, जिसके बाद आपने अगर कोई भी आंसर दिया उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है कि आपने सेव एंड नेक्स्ट नहीं किया। और सेव एंड नेक्स्ट करने के साथ साथ आपको जो लिस्ट रहेगी सामने, आपको जो नंबरिंग लिख के आएगी कि कितने क्वेश्चन आपने सेव किए, सॉल्व किए, कितने नहीं किए, कितने लेफ्ट किए, कितने मार्क किए, उस लिस्ट पे भी आपको ध्यान देना है। उस लिस्ट पे कैसे ध्यान देना है, क्योंकि जब आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, कभी कभी क्या होता है, आपने क्लिक किया, उसका आंसर दिया, लेकिन आंसर उसका नहीं क्लिक हो पाया, आपने 2 बार क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक वो आंसर जो आपने दिया था वो हट जाएगा। अगर आपने 1 बार क्लिक किया तो ही आपका वो आंसर माना जाएगा, और आपने 2 बार क्लिक कर दिया, आपने ध्यान नहीं दिया और आप सेव एंड नेक्स्ट चले गए तो आपका क्लिक नहीं होगा, वो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा क्वेश्चन छूट रहा है। अगर वहाँ पे आपने क्वेश्चन देने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, ग्रीन हो गया, तो यानी कि मतलब आपका आंसर है वो बिल्कुल उसने एक्सेप्ट किया है। और अगर ग्रीन नहीं, रेड होकर ही आंसर आगे बढ़ जाता है, तो ये मानिएगा कि आपका जो आंसर है वो उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, यानी कि उस क्वेश्चन को आपको दोबारा आंसर देना होगा। इसके बाद ये यहाँ तक हो गई। अब लास्ट में आपको जो काउंट है वो आपको नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक जो साइड में एक टेबल होगी उसमें से बिल्कुल आपको दिखेगा कि आपने को कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं और किससे क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं। जो क्वेश्चन आपने छोड़े होंगे वो रेड होंगे और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे वो आपके ग्रीन हो जाएंगे। तो ये था पूरा आपका प्रोसेस। इन सभी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा, और इसके बाद लास्ट में जैसे ही टाइम आपका समाप्त होगा तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत से दोस्तों पूछ रहे थे कि भैया लास्ट में हमने अगर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो हमको सबमिट करना पड़ेगा। नहीं, जैसे आपको टेक्स्ट बुक में या कोई भी आप जो आपकी देते हैं ना सीरीज देते हैं, तो उसी के अनुसार आपको ऑटोमेटिक जैसे ही आपका टाइम समाप्त हो जाएगा, 1.5 घंटे का आपका समय है, तो जैसे 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो सोचिएगा एक सवाल के लिए 1 मिनट से भी कम है, तो जैसे ही आपका टाइम समाप्त हो जाएगा ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा कि आपको 1.5 घंटे से पहले ही आप लगभग आप ये मानिए कि 70 मिनट में आपको एक क्वेश्चन से लगा के 100 क्वेश्चन तक पहुँचना है। जिसको आप लगता है कि ये टाइम टेकन है लेकिन हम कर सकते हैं, उसको मार्क करके आगे बढ़ना, जिससे कि उसको दोबारा आप देख सकें। अगर आप मार्क करके नहीं बढ़ेंगे तो आप उसको दोबारा खोजेंगे तो उसमें खोजने में आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसी के साथ आपको रिव्यू कैसा लगा, आपको प्रोसेस कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, तो आप जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आगे की प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि यहीं तक आपकी प्रोसेस है। मैं इससे गुजरा हूँ, इसमें कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ इसी में, तो आपको मैं आगे डीबी की प्रोसेस होगी, आपकी मेडिकल की प्रोसेस होगी, मेडिकल की प्रोसेस क्या होती है, इन सभी की जानकारी है वो मैं आपको धीरे धीरे इसी यूट्यूब चैनल पर देने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिए कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, यही नहीं एनटीपीसी, आपकी ग्रुप डी, आपकी टेक्नीशियन, आपकी जेई, इसके बाद आपकी जो आपकी एएलपी की हो गई है या फिर मिनिस्ट्रियल की जो आपकी आ रही है, उसकी कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो आपको कमेंट करना, उसका हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्यूशन देने के लिए। इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।